नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इम्पोर्टेंस अपडेट के साथ-साथ कुछ कंपनीज़ के न्यूज़ भी आया है, जो न्यूज़ कंपनी के लिए कितना पॉज़िटिव है, वो भी आपको जानना चाहिए क्योंकि न्यूज़ को भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए कि हाँ, न्यूज़ है तो बेकार ही होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। उस न्यूज़ में जो इम्पैक्ट है वो आज नहीं तो कल आप उस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कुछ न्यूज़ ऐसा होता है जो सडन आपको कुछ मोमेंटम देखने को मिलता है और कुछ न्यूज़ ऐसा होता है कि जो आज नहीं एटलीस्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स तक उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो चलो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा और ये डिस्कशन जो है वो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क। देखिए जुबिलिएंट फूडवर्क आप देखेंगे तो इंडिया के फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर देखा जाता है। अगर अगर आप देखेंगे तो फूड सर्विसेज इंडस्ट्रीज इसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी नंबर 1 है। देखिए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एंड होटल्स के हिसाब से कंपनी नंबर 1 है क्योंकि इसका मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद देखिए वेस्ट लाइफ है, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है, तो और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो ये सारे कंपनीज को मैं यहाँ पे बातचीत नहीं करूँगा। अगर इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके भेजिए। मैं इसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो बनाने के जरूर कोशिश करूँगा। तो कहने का मतलब है कि जो जुबिलिएंट फूड है, जुबिलिएंट फूड के ऊपर पहले जो सिचुएशन था, अगर मैं एक बार सिचुएशन को यहाँ पे दिखा दूँ, तो एक टाइम कंपनी के पास ज़ीरो डेब्ट था। 2012 से 2019 तक देखा जाए, तो कंपनी के पास ₹1 भी कर्जा नहीं था। आज वो कर्जा धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा जो बढ़ता हुआ देखने को मिले है, 1600 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 2600 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे बोरिंग्स है, वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एज़ ए इस कंपनी के ऊपर मैं अलग से बात करूँ, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से बात करूँ, तो आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ 1300 करोड़ था, उसके बाद 1000 करोड़ बना, उसके बाद मतलब एक्सपेंस 1000 करोड़ बना और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 312 करोड़ से घट के हो चुके 270 करोड़। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा एक रेंज के हिसाब से नहीं, कभी थोड़ा ज़्यादा हो चुके हैं, कभी कम, इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर रहा है। और कंपनी ने सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है कंपनी कर्जा क्यों उठाया, जो पॉइंट बहुत लोगों को क्वेश्चन भी है कि सर कंपनी का जो कर्जा है वो कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है, सॉरी रिजर्व है, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी इतना ज़्यादा कर्जा क्यों उठाया गया, उसके पीछे रीज़न देखिए। कंपनी के अंदर एक्चुअली कोई कर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरेंस के बारे में बात करूँ, सिर्फ 186 करोड़ के आसपास कर्जा है। इसको मैं कर्जे के हिसाब से देखूंगा नहीं, मैं ना के बराबर देखूंगा। तो लीज लाइबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कर्जा के हिसाब से बना। इसका मतलब क्या है, कंपनी बहुत सारे आउटलेट, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहे हैं और जिसके चलते कंपनी बहुत सारे लीज ले चुके हैं। मान के चलिए किसी भी जगह पे वो रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो वो ऑलमोस्ट तो उसके भाड़े पे ही ओपन करेंगे ना। तो भाड़े पे लेना है तो उसके लिए उसको लीज लेना होगा कि मैं चलो इस दुकान को मैं लीज लेना चाहता हूँ 20 सालों तक। तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना है मुझे बोलिए। तो इसी तरीके से जब सिचुएशन क्रिएट होता है तब कंपनी लीज लेते हैं और इसी लीज का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स कंपनी के लिए नेगेटिव तो है, मतलब उतना ज़्यादा नेगेटिव मुझे नहीं लगता है क्योंकि इस पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हाँ कंपनी के कर्जा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी अगर लीज लिया है तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। कंपनी अगर दुकान भाड़े पे लिया है तो उसको भाड़ा तो देना पड़ेगा। तो ये भी कंपनी के लिए एक लाइबिलिटीज है। तो कंपनीज के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखे हैं। किसी भी व्यक्ति ने माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब अपकमिंग टाइम्स में एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसी कंपनी के तीन लास्ट 3 ईयर्स का 3 मंथ्स का डेटा दिखा दूँ तो 9.5% के आसपास रिटर्न दिया। 6 मंथ में क्या, करीबन 14%, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न। तो यही पॉइंट्स हर किसी के मन में चुप रहे कि 1 साल में कंपनी के ऊपर इतना हालत खराब क्यों हो गया। 3 साल में क्या है, छोटा मोटा प्रॉफिट, 5 साल में कंपनी का 112% का प्रॉफिट और 10 साल में 350% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला जो है आशीष गोयनका, जो इसका सीएफओ था
उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिए। देखिए, फूड डिलीवरी कंपनी हो चाहे कुछ भी कंपनी हो, फूड सर्विसेज कंपनी कुछ भी हो, तो हर किसी कंपनी के ऊपर सीएफओ, सीईओ, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डिजिग्नेशन के मैनेजमेंट टीम में लोग रहते हैं। तो कभी कभी कोई मैनेजमेंट टीम में अगर अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अगर मैनेजमेंट से बाहर किया गया है, तो उस शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए टाटा ग्रुप में अभी टाटा, रतन टाटा जी अभी कोई भी मतलब पोस्ट में नहीं है, फिर भी कंपनी को कोई भी डिसीजन है तो वो उसका राय देते हैं। तो मान के चलिए जब वो कंपनी के मैनेजमेंट के टीम में था और उस टाइम अगर उसको बाहर किया किया गया तो कंपनी को और बिग क्रैश देखने को मिल सकता था। मगर जैसे साइरस मिस्त्री, वो भी टाटा ग्रुप के एक सीईओ बनाने मतलब सीईओ उसको बना गया था, और उन्होंने गलत काम किया और उसको जब बाहर किया गया टाटा ग्रुप से, तब शेयर तो गिरना चाहिए था, उल्टा शेयर भागा। क्यों? क्योंकि साइरस मिस्त्री ने कंपनी की हालत खराब कर दिया था और उसको बिगाड़ने के कारण उसको बाहर किया गया था। तो कहने का मतलब है, मैनेजमेंट टीम में कौन सा व्यक्ति है, ये भी आपको देखना चाहिए। ये आपको एक बूस्ट देगा, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उस कंपनी के अपकमिंग फिगर्स के बारे में। तो मुझे लगता है शायद सीएफओ जो था आशीष गोयनका जी, उनको मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर पसंद नहीं करते थे, शायद इसीलिए जब उसको बाहर किया गया तो उन्होंने जब रिजाइन दिया तो शेयर में एक मैसिव जाम देखने को मिला। तो जब जब इस तरीके से मैसिव जाम दिखेगा तो सोचिएगा मैनेजमेंट ठीक नहीं था, तो उसको बाहर करने का खुशी में लोग बाय किया। तो बाकी देखिए इस कंपनी के जो पैटर्न क्रिएट हुआ उस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा। शोल्डर, सॉरी, कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो फाइनली वो ब्रेकआउट भी हुए और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे टारगेट के लिए वो इंतजार कर रहा है, मतलब धीरे धीरे करके वो अप टेन में जा रहा है। अभी कब टारगेट होगा, किस तरीके से होगा, उसका कोई अता पता नहीं है, उसके लिए आपको टाइम लग सकता है। तो जुबिलिएंट फूड के बारे में सारी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूँ। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए आईआरएफसी इंडिया की एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसे एनबीएफसी है जो आज तक कोई भी पैसे को डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब इसका जो एनपीए है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एकदम जीरो है। अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, एक बार मैं बता दूं, जितने सारे नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं उसको भी पता होना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होते हैं, देखिए बैंक और फाइनेंस कंपनी का काम क्या है, लोन देना। तो जो लोन दे रहा है, मान के चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 लोगों को लोन दिया गया, 3 लोगों में 2 लोग लोन वापस किया। एक एक व्यक्ति बता रहा है कि मैं जो आपसे लोन लिया था वो लोन आपको मिटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो इसलिए मेरा लोन देना मुमकिन नहीं है। तो ये जो लोन डिफॉल्ट हो गया, यही लोन डिफॉल्ट बन जाएगा एनपीए। तो एक्चुअली यही लोन डिफॉल्ट होगा, बन जाएगा मतलब प्रोविजन। तो प्रोविजन को एनपीए के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो में जरूर बना के दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो एनपीए और प्रोविजन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इसका जो एनपीए का जो परसेंटेज है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि एक 0% एनपीए है, मतलब 100% मार्केट से पैसा वो उठा पाते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से। इस पॉइंट के चलते हुए कंपनी में आज तक दिक्कत नहीं हुआ। अभी जो बताया जा रहा है कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम ये बता रहा है कि कंपनी के ऊपर अभी जो गवर्नमेंट रेलवे कंपनी को वो लोन दे रहा था, अभी वो गवर्नमेंट कंपनी के साथ साथ कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को भी लोन देने वाले हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर लोन देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिलेगा ही साथ रिस्क भी बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी लोन डिफॉल्ट करने के लिए वो बहुत शातिर है, मगर वो बहुत शौकीन है। को वो पहले लोन लेते हैं और उसके बाद लोन को इधर उधर करके दिखाकर वो डिफॉल्ट करा देते हैं। तो जैसे वेदांता का केस में हुआ, वेदांता के ऊपर डिटेल्स मैंने वीडियो बना के दिया, किस तरीके से फंसाया रिटेल पब्लिक को, तो जाकर उस वीडियो को देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो कैश फ्लो है, वो आप देखेंगे तो नेगेटिव में आपको देखने को मिला है। देखिए फाइनेंस कंपनी में आपको हमेशा नेगेटिव दिखेगा कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो का मतलब है आपके हाथ में जो कैश है, वो ऑपरेटिंग जो कैश है वो कुछ है ही नहीं, नेगेटिव है, क्योंकि जो पैसा हाथ में आया वही पैसा फिर से लोन के हिसाब से दे दिया। फाइनेंस कंपनी हाथ में कभी पैसा लेकर बैठे नहीं रहते हैं, वो जितना पैसा है, अगर उसके पास 500 करोड़ भी आया तो उस पैसे को फिर से लोन के हिसाब से दे देंगे, क्योंकि वहां से इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। अगर हाथ में पैसा रहेगा तो कहाँ से पैसा अर्निंग होगा। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर तो नहीं है, एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग नहीं है, मगर प्रोमोटर और पब्लिक के पास होल्डिंग है। अभी एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग ना होने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स जो है प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा है,
सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग अभी तक बाय नहीं किया। जब होल्डिंग को बेचा जाएगा तब वो लोग उस शेयर को खरीदारी करेंगे। और दूसरी बात, कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, तो पीएसयू कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला कि आईआरएफसी लाइकली टू रेज अराउंड 3000 करोड़ भाया, आप देखेंगे तो इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड, मतलब 3000 करोड़ का यहाँ पे बॉन्ड इशू करने जा रहा है। और इस बॉन्ड इशू के कारण कंपनी हाथ में पैसा आएगा, उस पैसे को कंपनी रीयूज कर पाएंगे खुद के बिजनेस के ऊपर। तो ये सब कुछ पॉजिटिव मूवमेंट में ही देखने को मिला है। अभी रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो आरएफसी के ऊपर देखिए शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ और धमाका हुआ था। अभी एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। जब भी कुछ इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न और यहाँ पे देखा जाए तो फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न क्रिएट हो, तो सोचना एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, मगर मुझे लगता है ब्रेकआउट होने के बाद इस रेंज को वो उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मुझे अप टाइम मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल को मार्किंग करके, क्योंकि यहाँ पे एक कप बनेगा, उसके बाद एक हैंडल बनेगा, तब मैं एंट्री लूंगा। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा इंतजार करके ही ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मुझे उतना जल्दबाजी नहीं होता है कि चलो ट्रेड लेना ही करके, हमेशा मैं वो काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रेड हमेशा लेना गलत होगा। आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि जिस कंपनी के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं वो कितना स्ट्रांगली आपको ट्रेड दे सकते हैं। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कैम्स। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कैम्स के बारे में मैं बहुत बार आपको चर्चा करके बोल चुका हूँ कि कैम्स एक ऐसे कंपनी है जिसका अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से लास्ट 3 ईयर्स में कोविड के बाद आज तक देखा जाए तो जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को लोग निवेश करना स्टार्ट किए हैं, लोग स्टॉक मार्केट को तो गैम्बलिंग कहते हैं, मगर वही स्टॉक मार्केट को ऊपर काम करने वाले जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके ऊपर वो पैसा डालकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, मार्केट में कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। कैश अगर ज़्यादा हो तो जो मतलब बड़े बड़े एफआईएस मार्केट को ऑपरेट करते हैं उसका ऑपरेटिंग काम हो जाएगा। आज देखिए तो ग्लोबली मार्केट में किस तरीके से बिग करेक्शन देखने को मिला था, रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण, यूएस का इन्फ्लेशन रेट मतलब बढ़ जाने के कारण, साथ ही साथ देखा जाए तो फिर से हमास के साथ इसराइल का युद्ध स्टार्ट हो गया था और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया था। इतनी सारे कारण के बाद भी आज इंडियन मार्केट टॉप लेवल में है। इंडियन मार्केट टॉप लेवल में है सिर्फ यही कारण की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर म्यूचुअल फंड कंपनी अभी तक बाय कर रहा है। तो इसका फायदा डायरेक्टली कैम्स को होगा, क्योंकि जो जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड खरीदारी करेंगे तो इसका डायरेक्टली कमीशन आपको कैम्स को देना पड़ेगा। तो मैं एक ही बात कहूंगा इस कैम्स के बारे में, कंपनी का सेल्स का लेवल अलग है, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इस बार देखने को मिला है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोच रहे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। क्योंकि एफ आप देखेंगे तो 25% से 38% तक होल्डिंग को इंक्रीज किया, और एफ ने भी एफ के साथ साथ डीएसपी 11% से होल्डिंग को बढ़ाकर 16% कर दिया। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिले। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से इसके ऊपर होल्डिंग कर रहा है उस बेसिस में कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। शायद इसीलिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी कुछ अलग लेवल का बना। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड, सॉरी, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। अगर आप इस कफ विथ हैंडल पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने दीजिए, इसके आसपास आने के बाद यहाँ पे एंट्री बन सकता है। क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बने तो आपको एक चीज में ध्यान रखना होगा कि पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो टारगेट के अगर आसपास हो तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, आपको रिट्रेसमेंट होने देना चाहिए। जब भी इस लेवल को टच करे तब इस लेवल में एंट्री होगा तो आपको टारगेट रेशियो ज़्यादा मिलेगा। देखिए, यहाँ पे मैं टारगेट रेशियो बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको मैं एंट्री लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके खुद के ओपिनियन और आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ये मेरा खुद का ट्रेड है और मैं इस तरीके से ट्रेड को फॉलो करके चलता हूँ। तो आपको मैं सिखाने के लिए सारे चीज़ दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ ट्रेड मत करिएगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिएगा, क्योंकि बाद में आप बोलेंगे सर आपने ट्रेड दिया था। मैंने किसी को ट्रेड नहीं दिया और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको ट्रेड रिकमेंड करूँ। मेरे रिकमेंड करने का कोई भी हक नहीं है।
तो क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे एक बार कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रवलगांव शुगर फार्म्स लिमिटेड। तो रवलगांव शुगर फार्म्स लिमिटेड के ऊपर 24th मतलब आज के दिन इस कंपनी का स्प्लिट देने का फाइनल डेट था। तो कितने सारे दोस्त को स्प्लिट मिला, एक के बदले 5 शेयर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।